आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक बार तेजी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप सभी को आवाज मिल रही है क्लियर या नहीं। राजेंद्र जी, जी, बीके मित्तर जी, नीलाकांत जी, राकेश जी, कृति वर्मा जी, हम लोगों को आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए आप लोग। चलें, तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे। चलिए, गुड इवनिंग। सब कुछ क्लियर है? तस्लीम अकबर जी का आ रहा है कमेंट की सर क्लियर है। चलिए, रमेश जी का भी आ रहा है कि क्लियर है। अब क्या करें, अभी जो है सब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे क्लास को, नोटिफिकेशन सबके पास जो है वो चला गया होगा। एक बार ग्रुप में आप लोगों में से कोई भी, कृति जी, नीलाभ जी, जो लोग बीबी के मित्र जी, तो एक बार आप लोग ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास के स्टार्ट होने का मैसेज एक बार आप लोग कर दीजिए। क्या मैं स्वयं कर देता हूँ। तब हम लोग बात करेंगे। अभी थोड़ा सा समस्या होगा क्योंकि सभी लोग एप्लीकेशन को यूज करना अभी समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए हैं। चलें, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो जब तक बाकी लोग जो है वो ज्वाइन करते हैं तब तक हम लोग अपने कुछ चूंकि मैं चाह रहा था कि सब लोग ज्वाइन कर लें तो एक साथ हम लोग बातचीत करेंगे। नहीं हो रहा है सर, जो आप भेजे वहीं से। चलिए, गुड्डू जी हो गया है। प्रमोद जी कह रहे हैं कि मैं सफलतापूर्वक जुड़ गया। चलिए, ठीक है, तो आप लोग सफलतापूर्वक जुड़ जाए, मेरा प्रयास ही यही है। कोई बहुत टेक्निकल काम नहीं है ग्रुप के जो है एप्लीकेशन पे। जैसे आप लोग जो है वो यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है और एप्लीकेशन एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो उम्मीद है कि जो लोग जुड़ गए हैं उन लोगों को बहुत ही समस्या नहीं हुई होगी। और दोस्तों, एक चीज, एक दो दिन के लिए मैं आप लोगों से बेहद माफी चाहूंगा कि एक दो दिन थोड़ा सा क्लास में हम लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि सब लोग उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो आप लोग एक दो दिन धैर्य बना के मेरे लिए, आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, आप लोगों ने मुझे पेमेंट किया है, उसके लिए मैं 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं अपना टास्क हर स्थिति में कंप्लीट करूंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा आपको। सर, लेवल कम नहीं हो रहा क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी कैसे कम करें? आ रहा होगा उसमें, पिक्सल आप लोग कम कर लीजिए, 240x370 कर लीजिए। ये समस्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्सल चेंज करने का यदि ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो मुझे एप्लीकेशन की सेटिंग फिर से करवानी पड़ेगी। जी, मैं समझ पा रहा हूँ कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो इसका भी समाधान मैं करूंगा। कल एक जो है वो वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और अब जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। तो आज जो है थोड़ी बहुत बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि बाकी सारे लोगों को लगे कि सर हम ज्वाइन ही नहीं कर पाए, हम लोगों का नुकसान हो गया।
ठीक है, तो आप सभी लोगों का कमेंट मिल रहा है मुझे, आप लोग जो है क्लियरली सुन पा रहे हैं। अब ये लोग जो है, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा जी, संतोष जी कह रहे हैं कि सर अभी हमें जोड़ा नहीं गया है क्या? अरे भैया, क्या करें हम भैया, आप लोगों को जोड़ तो चुके हैं। चलिए भाई संतोष जी, आपको जोड़ दिया गया है। प्रमोद जी कह रहे हैं कि एप्लीकेशन 440 का आ रहा है। चलिए मैं उसको रिड्यूस करवाता हूँ, कल अब रिड्यूस करवा पाऊंगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग जो है थोड़ी देर बात करते हैं आपने क्लास का, मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम लोग क्लास को जो है वो कैसे कैसे करने वाले हैं। क्योंकि ये क्लास जो है हम लोगों के उस क्लास के जैसे नहीं होगी जैसे हम लोग, राकेश जी क्या बताएं, जुड़े तो हैं आप राकेश कुमार जी? जुड़ गए हैं आप, कोई समस्या नहीं है। प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं भैया अब क्या हो गया, अब किसको समस्या आ रही है? अब दिक्कत ये है कि जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है वो लोग भी अब परेशान हो गए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, सबको कैसे हेल्प कर सकता हूँ? चलिए अब आएंगे हम जो है अपनी क्लास के ऑब्जेक्टिव पे। अब किसी को जो है वो जो कुछ भी होगा इस क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी, बाद में सब लोग देख लेंगे दोस्तों। तो ये क्लास शुरू करने का मेरा कुछ मुख्य जो है वो उद्देश्य रहा है, या हम कह सकते हैं कि मेरा कुछ ऑब्जेक्टिव रहा है। लोग जो है ऑब्जेक्टिव की अपने बात करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लास को शुरू करने का। इस क्लास को शुरू करने का जो है वो मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव रहा है, वो है आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों को दिलाना, कि मैं आप लोगों को जो है वो सिलेक्शन दिला पाऊँ। चलिए, पेन भी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है आज, अभी इसकी सेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको मैं कल रिजॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आप लोगों को सिलेक्शन दिला पाऊँ। इस सिलेक्शन दिलाने की प्रक्रिया में आप लोगों को 2-3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों को करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर दीजिए। वॉल्यूम कम है क्या? बाकी लोग भी कमेंट करके बताएंगे। वॉल्यूम कम आ रही है आप लोगों को? मेरी तरफ से तो वॉल्यूम जो है वो आई थिंक क्लियर है। चलें, चलिए ठीक है। नगीना जी का आ रहा है कि जो है वो वॉल्यूम कम है, आप थोड़ा सा अपने ईयरफोन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ा लीजिए। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा था, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सिलेक्शन दिलाना। उस सिलेक्शन दिलाने की प्रक्रिया में सिर्फ मेरे प्रयास से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप लोगों को स्वयं भी जो है वो कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ प्रयास लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एमपी चयन के बारे में भी बात कर लेंगे समय से। अभी जो है वो मैं मेन कोर सिलेबस पे बात कर रहा हूँ। तो भैया आप लोग 2-3 काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जिन लोगों ने पेमेंट किया है, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग एक जो है अपने लिए नोटबुक ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए। बिना नोटबुक के आप यदि मेरी क्लास को करेंगे तो आप लोगों को कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आप लोग एक नोटबुक ले लीजिए। मैं आप लोगों को जो ये क्लास कराऊंगा, इस क्लास को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा।
एक पार्ट में मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूं, और दूसरा पार्ट जो होगा वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रिवीजन का होगा। तो मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा उस समय। देखिए, नोट्स जो होते हैं वो नोट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉन्सेप्ट वाले नोट्स और एक होते हैं आपके फैक्ट वाले नोट्स। तो फैक्ट वाले नोट्स आप लोग क्लास को देख के, किताबों को पढ़ के आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट नोट्स में आप लोगों को तैयार करवाने का मैं स्वयं प्रयास करूंगा। कॉन्सेप्ट नोट्स की जो है आप लोगों के लिए उपयोगिता ये है कि यदि एक दो बार तीन बार उस नोट्स को आप लोग पढ़ लेंगे, मैक्सिमम जो है 40 50 या 60 पेज में मैं आप लोगों का एक नोट्स बनवाऊंगा। यदि उसको एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका कमांड पूरे सिलेबस पे हो जाएगा। उसके बाद जितना अधिक से अधिक आप लोग रिवीजन करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों का कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आपके फैक्ट भी आपको याद रहेंगे, क्यों कौन सी घटना हो रही है, कौन क्यों कौन किस वजह से क्या बात कर रहा है, इन सब सारी चीज़ों पे जो है आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग जो है क्लास को बिना जो है नोट्स के तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आते हैं कि मैं कैसे आप लोगों को क्लास आप लोगों की कंडक्ट करूंगा, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा और उससे संबंधित जो है वो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है वो चीज़ें कराने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को एक एक टॉपिक में क्लियर कराते चलूं। तो उसमें आज का टॉपिक जो मैंने उठाया है आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, विजिबल है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को पढ़ने में यदि कोई दिक्कत आ रही हो तो? आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा और राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। राजनीति विज्ञान की सभी परिभाषाओं को या परंपरागत दृष्टिकोण को कॉन्सेप्ट की क्लास के साथ एक दिन में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, तो मैं सिर्फ एक हिस्से को आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, वो है परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का और कुछ परिभाषाएं। तो इस पे हम लोग जो है बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक हमारा यही होगा और आप लोग टॉपिक वाइज नोट्स भी ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस चीज को आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। बाद में जब आप लोग जो है मेरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप सोचेंगे कि क्लास को देख लेंगे और क्लास के देखने के बाद से नोट्स बनाएंगे, तो यदि आप कंफर्टेबल हैं उसके बारे में तो आप उसको भी जो है कर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि जब मैं साथ में मैं आप लोगों को बोल के मैं लिखवाऊंगा। मुझे अपनी एनर्जी बचाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं आप लोगों से जो है वो आप लोगों को पीडीएफ दिखा दूं या स्लाइड दिखा दूं और आप लोग जो है खुद से लिख लें। मैं आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, मैं आपको यहाँ से बोलूँगा और उसको आप लोग जो है नोट डाउन करेंगे। उसके बाद से ये क्लास का हमारे पहले हिस्सा होगा। प्रति टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जो पहली क्लास मैं लूँगा, कभी किसी किसी दिन हो सकता है कि यदि बड़ा टॉपिक है तो पूरी क्लास में एक क्लास या दो क्लास आप लोगों की सिर्फ थियरी की ही ले लूँ। उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करा पाऊँ या बहुत करा पाऊँ तो 10 या 5 प्रश्न करा पाऊँ एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन 2 दिन में या 1 दिन में मैं आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उस प्रत्येक टॉपिक पे एक ब्रीफ, छोटा सा ब्रीफ मैं आप लोगों को कर पाऊँ कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप लोग ये एनालाइज कर सकें कि आपने किस तरीके से उसको पढ़ा है, क्या आपने उसको सही तरीके से पढ़ा है, जिन किताबों को आप पढ़े हैं उन किताबों को क्या आप सही तरीके से समझ पाए हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों से बात करूंगा और इसी की वजह से आपको नोट्स बनाना है। जितना मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा उससे, कॉन्सेप्ट नोट्स, मैं फैक्ट नोट्स की बात नहीं करता, फैक्ट नोट्स में आपको जितना मन करे उतना लिखिए, मैं उसके लिए आप लोगों को नहीं रोकूंगा। बस सुझाव ये दूंगा कि कम से कम लिखिए, जो चीज़ें आपको नहीं याद हैं उन्हीं चीज़ों को लिखिए। तो लेकिन कॉन्सेप्ट नोट्स जो मैं बनवा रहा हूं इसमें आप लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। एक पतली सी कॉपी ले लीजिए जिसमें मैक्सिमम 50 पेज की या 60 पेज की कॉपी ले लीजिए। 100 पेज की भी रहेगी तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 100 पेज की कॉपी ले लीजिए जिसमें 50 पेज में मैं आप लोगों का नोट्स लिखवाऊंगा और 50 पेज में मैं आप लोगों के स्टेटमेंट लिखवाऊंगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन के लिए 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना और दूसरा आपके स्टेटमेंट और बुक्स की जो रेंज है वो आपकी अच्छे से अच्छा तैयार हो। जितना अधिक से अधिक बुक और उनके राइटर के बारे में आपको जानकारी रहेगी, जितना अधिक से अधिक आपको जो है स्टेटमेंट के बारे में आपको जितना स्टेटमेंट याद रहेगा उतना आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
चलिए, तो अब जो है ज्ञान की बातें बीच बीच में करते रहेंगे। शुरू में 2-4 दिन थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। कई लोगों को लग सकता है कि सर जो है वो क्या फालतू का पका रहे हैं, इससे बढ़िया तो यूट्यूब पे ही था। तो आप लोग उबेंगे नहीं, मुझे समझने का प्रयास करेंगे, मेरे पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आप लोग यदि पैटर्न समझ जाएंगे, यदि आप लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यदि नहीं पसंद आएगी तो आप लोग सीधे से कह दीजिएगा कि सर, चलिए, तो आप लोग सीधे से मुझे कह दीजिएगा कि सर ये पैटर्न मुझे हम लोगों को नहीं ठीक लग रहा है, हम लोग प्रैक्टिस के लिए पैसा दिए हैं और आप जो है वो प्रैक्टिस कराइए बस हमको। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस कराने पे ही अपना ध्यान फोकस कर लूंगा, लेकिन 2-4 दिन समय दीजिए, समझने का मुझे जो है वो प्रयास करिए। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है, या राजनीति विज्ञान को समझने के, या राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जो है वो बातचीत करेंगे आज की क्लास में। जिसमें यदि हम बात करें अपने परंपरागत राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण की, तो सबसे पहले आता है राजनीति विज्ञान का परिचय, और उसको हम लोग देख लेते हैं। और इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी कि राजनीति जो है वो अंग्रेजी का जो है वो ये पॉलिटिक्स का पर्याय है, यानी राजनीति जो है इसका अंग्रेजी शब्द क्या है भैया, पॉलिटिक्स। या किससे बना है, या ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना हुआ है। अब इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं, वो आगे मैं चलूंगा। अभी आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबको पता है कि पॉलिटिक्स कहते हैं आपके राजनीति को, या पॉलिस से बना हुआ है, जिसका इस शब्द का अर्थ होता है। अब भैया प्रमोद जी, मैं इस समय फोन नहीं उठा सकता, बीच में आप फोन कर रहे हैं जी। तो भैया ये पॉलिस शब्द से बना हुआ है, और इस पॉलिस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है आपका नगर राज्य। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका नगर राज्य जो है शब्द है। कई जगह इसे जो है वो आपको सिटी स्टेट भी कह दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में कई बार नगर राज्य को सिटी स्टेट कहा जाता है। सिटी स्टेट कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी में नगर का जो रूपांतरण है वो है सिटी, और राज्य का जो रूपांतरण है वो है स्टेट। तो आप लोग कभी भी, चलिए गुड्डू जी, अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप क्लास छोड़ सकते हैं, आप परेशान ना होइए। जब आपके सिलेबस की चीज मिलेगी तो आप उसको जो है वो उसको करिएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि शब्दों के साथ आपके जो होगा वो खिलवाड़ होगा, कि आप लोग जो है, जो पॉलिस है इसका अर्थ जो होता है वो नगर राज्य होता है या सिटी स्टेट होता है। तो आप लोग इसको जो है ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है कि पॉलिस का अर्थ क्या है, और विकल्प में नगर राज्य न देके सिटी स्टेट दिया हुआ है। तो इस चीज को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। कई जगह जो है यूनानी राज्य लिखा गया है, तो यूनानी राज्य, नगर राज्य या सिटी स्टेट सब एक ही है, आपको इसको जो है वो समझना है। और इसके संदर्भ में जो है दोस्तों आपको 2-3 चीजों को और ध्यान रखना है। बाकी इन सारी चीजों को, ये सारा नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन पे, ये सारा नोट्स रहेगा। इसको बाद में आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो लिखने का मन होगा वो आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसमें से आप लोगों को जो चीजें लिखनी है वो सिर्फ लिखना है पॉलिटिक्स, रूपांतरण है, और इसका अर्थ होता है नगर राज्य। या शब्द किससे बना है भैया, ग्रीक शब्द से। तो याद आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार जो है वो ग्रीक शब्द जो है आपके प्रश्न में पूछा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो ग्रीक और लैटिन दोनों एक ही है, आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ग्रीक का मतलब ग्रीस से संबंध है, इसलिए इसे जो है ग्रीक भाषा का शब्द कहा जाता है या लैटिन भाषा का शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे भी इसके 2 अर्थ निकल जाते हैं। इसको आप, यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो, तो आपने देखा होगा। यदि इसके बाद यदि हम बात करें तो अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। किस अर्थ में किया है भैया, अरस्तु ने राजनीति का शब्द का प्रयोग जो किया था वो नगर राज्य तथा उससे संबंधित जीवन की घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों और समस्याओं का अध्ययन। अरस्तु महोदय कहते हैं कि राजनीति जो है वो नगर राज्य में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित उनके जीवन की घटनाओं, क्रियाओं और व्यवहारों के जो है वो समस्याओं का अध्ययन है। बाद में यह जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, अभी आगे हम चलेंगे तो यह परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले अरस्तु महोदय ने जब इसकी बात की थी तो इन्होंने कहा था कि जो राजनीति है
वो यूनानी नगरों की या नगर राज्यों में रहने वाले लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं, क्रियाओं और व्यवहारों की समस्याओं का जो है वो अध्ययन है। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक अर्थों में राजनीति शब्द को इन व्यापक अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। आधुनिक समय में इसका संबंध राज्य, सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विविध संदर्भों व संबंधों से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में किया जाता है। भैया ध्यान रखना है आपको कि जो पुराना या पारंपरिक जो अवधारणा है उसमें अरस्तु ने जो विचार दिया था उसके अनुसार ये कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान जो है वह नगर राज्य में रह रहे लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं, क्रियाओं और व्यवहारों की समस्याओं का अध्ययन है। आधुनिक जो अर्थ है उसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ बदल जाता है। आधुनिक विचारक जो है वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, प्रशासन का अध्ययन है, इनकी व्यवस्थाओं का अध्ययन है या इनके विविध संदर्भों एवं संबंधों का अध्ययन है। तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तो इतने में से आपको क्या क्या लिखना है अब ये आप सीख लीजिए। ये रोज रोज नहीं बताऊंगा, एक बार आप सीख जाएंगे तो हमेशा से आप जो है वो इसको लिख लेंगे। सबसे पहले आप जो है पॉलिटिक्स शब्द लिखेंगे। पॉलिटिक्स शब्द के नीचे आप एक एरो बनाएंगे और उस एरो को बना के आप नीचे जो है वो पॉलिस लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिटिक्स शब्द जो है वो पॉलिस से बना है। और यहाँ पे एक साइड में एरो बनाएंगे और उसके बगल में आप लिखेंगे कि यह जो है इसका मतलब होता है नगर राज्य। आप लिख करके आप लोग लिख लीजिएगा सिटी स्टेट, तो आप लोगों को आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद आपको लिखना है कि राजनीति विज्ञान को किन किन अर्थों में देखा जाता है। तो राजनीति विज्ञान के दो अर्थ हैं, एक है पारंपरिक अर्थ और एक है आधुनिक अर्थ। पारंपरिक अर्थ जो है वो राजनीति के जो है वो पितामह अरस्तु ने बताया था। और इन्होंने क्या बताया था, इसमें आपको जो है वो कैसे दोनों को लिखना है। जब आप लिखेंगे कि राजनीति का अर्थ क्या है तो मान लीजिए अर्थ लिखिए, आप ऐसे अर्थ लिखिए, अर्थ के नीचे आप ऐसे एरो बनाइए। एक तरफ लिखिए आप अपना पारंपरिक और एक तरफ जो है आप लिखिए आधुनिक। ये आपको जो है फ्लो चार्ट बनाना है, आपको स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, आपको पैसेज नहीं लिखना है। अब पारंपरिक में आप लिख लीजिए कि अरस्तु महोदय ने क्या बताया है कि यह जो है नगर राज्य के लोगों के जीवन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन है। और आधुनिक अर्थ में आपको लिख लेना है कि आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य, सरकार, प्रशासन और व्यवस्था से जो संबंधित जो है वो अध्ययन है। ये दो परंपराएं जो है विकसित हो रही हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो राजनीति विज्ञान को आपके परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। राजनीति विज्ञान को परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भैया? पहला है आपके राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी इस वर्ग के या इससे संबंध रखने वाले जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सिर्फ और सिर्फ जो है वो राज्य का अध्ययन करता है, अर्थात स्टेट का अध्ययन करता है। दूसरा प्रकार है उन लोगों का या दूसरा वर्ग है उन लोगों का जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है सरकार का अध्ययन है। एक वर्ग मान रहा था राज्य का अध्ययन है, दूसरा वर्ग मान रहा है कि सरकार का अध्ययन है। वहीं तीसरा वर्ग जो है वो इन दोनों से मिला हुआ है और ये कहता है कि यह राज्य और सरकार का अध्ययन है। क्लियर है? 3 को ध्यान में रखिए। एक वर्ग कह रहा है कि राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है? राज्य का अध्ययन है। दूसरा वर्ग कह रहा है कि राजनीति विज्ञान जो है वो सरकार का अध्ययन है। और तीसरा वर्ग कह रहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चौथे पे चलेंगे। चौथा जो हमारा प्रकार है वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और व्यक्ति का जो है वो सम्मिलित अध्ययन है। तो अब आपके पास जो है वो 4 वर्ग हैं। आप जब चार्ट बनाएंगे अपना तो पेज पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इसको जो है वो 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इस लाइन को मेरा नोट्स कैसे बनेगा मैं ये आप लोगों को सिखा रहा हूं और वो नोट्स मैं आप लोगों का चेक करूंगा। आप लोग अपने नोट्स का PDF बना के मुझे भेजेंगे एक क्लास के 1-2 क्लास के बाद से। और मैं ईमानदारी से आपको बता दूं मेरे साथ वही लोग जुड़े रहेंगे जो टास्क अपना कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो लोग मेरे साथ 50 लोग अभी तक 45-50 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, मेरा उद्देश्य है आप 50 के 50 लोगों को सिलेक्शन दिलाना।
और मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे यदि आपने कर लिया, मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर लिया, और उसके बाद से आपने अपने मन को एकाग्र करके उसके बाद आपने यदि पढ़ाई कर ली, अपनी किताबों को पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा दावा है। मैं जिस भरोसे के साथ कह रहा हूं उस भरोसे के साथ कोई टीचर कहता नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि मैं उतना समय और उतनी मेहनत आपके लिए करने के लिए तैयार हूं। तो आपको नोट्स कैसे बनाना है भैया, अब आप जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है, तो आप 4 एरो बनाएंगे, 4 एरो बनाएंगे, और इसमें पहले में लिखेंगे भैया वे लोग, यानी आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे राज्य, यानी राज्य लिखने का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा वर्ग है जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानता है। दूसरा लिखेंगे आप सरकार, अर्थात ये ऐसा वर्ग है जो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानता है। तीसरे में आप लिखेंगे कि यह जो है वो राज्य, यानी आपका राज्य का अध्ययन, मैं 60 में लिख रहा हूं, राज्य प्लस सरकार और प्लस जो है आपके व्यक्ति का अध्ययन है। ठीक है, माफ करेंगे, राज्य और सरकार का अध्ययन है, ये लोग तीसरा वर्ग मानता है। और चौथा वर्ग जो है आपका मानता है कि यह जो है राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन है, यानी आपके स्टेट का है, आपकी गवर्नमेंट का है, और प्लस जो है आपके नागरिक का है, यानी सिटीजन का है। तो ये 3 चार्ट बनाएंगे। ये 3 चार्ट बनाने के बाद से इस राज्य वे कौन कौन से राजनीतिक चिंतक हैं जो राज्य को मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का जो है वो अध्ययन है। इसके नीचे लिखेंगे कि कौन कौन वे लोग हैं जो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसके नीचे लिखेंगे उन लोगों का नाम जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। और इसके नीचे लिखेंगे उन लोगों का नाम जो लोग ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन है। ये नोट्स बनाने का तरीका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता दिए कि राज्य सरकार और राज्य सरकार और राज्य सरकार व्यक्ति और इनके मानने वालों का नाम लिखना है। आपको नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, आपको सिर्फ जो है अपना नोट्स तैयार करना है। अब आते हैं जिन चारों की हम लोगों ने बात की है, उसमें पहले को हम लोग, सबसे पहला पार्ट जो पहले वर्ग को हम लोग देखते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि या राज्य के अध्ययन के रूप में है या राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का अध्ययन है। इसमें जो भैया प्रमुख नाम आता है, जिन विचारकों का नाम आता है, उसमें है भैया जो आपको उस चार्ट में नीचे लिखना है, उसमें नाम आता है आपके ब्लंट सली का, आपके गैरिस का, आपके गार्नर का और आपके गैटेल का। ब्लंट सली, गैरिस, गार्नर और गैटेल, ये 4 विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का अध्ययन है। ये आपने लिख लिया, ये आपके 60 नोट्स में रहेगा। मैंने आपसे कहा है कि 100 पेज की कॉपी बनानी है, उस 100 पेज में 50 पेज आप 60 नोट्स के लिए, इसमें आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं लिखना है। और कॉपी का आधा पार्ट जो 50 पेज होगा उसमें आपको चैप्टर वाइज स्टेटमेंट लिखने हैं। अब उसमें आपको ब्लंट सली का यह स्टेटमेंट लिखना है, क्योंकि ब्लंट सली ने बताया कि क्यों जो है वो राजनीति सरकार राज्य का अध्ययन है। तो इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। अब इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है। इस स्टेटमेंट को याद करने के लिए 2-3 ट्रिक है, या 2-3 तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। या तो इसको तोड़ तोड़ के याद कर लीजिए। इसमें भैया आपको राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है यह याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ सकते हैं। इसमें याद करने का क्या है कि जिसका संबंध राज्य से है, राज्य की आधारभूत स्थिति से है और उसकी प्रकृति और उसके विविध स्वरूप से है। तो 4 की पॉइंट आपके हैं, कौन कौन से? राज्य का, जिसका संबंध राज्य से हो, आधारभूत स्थिति से हो, उसकी प्रकृति से हो, उसके स्वरूप से हो, उसके विकास से हो। तो यदि कोई विचारक या कोई स्टेटमेंट आपको परीक्षा में मिला है जिसमें इन चारों की बात की जा रही है, संबंध की बात की जा रही है, किसके साथ? राज्य के साथ, उसकी आधारभूत स्थिति के साथ, उसकी प्रकृति के साथ, उसके विविध स्वरूपों के साथ, तो ये स्टेटमेंट आप जैसे चाहें, एज इट इज चाहें तो एज इट इज रट लीजिए, बस आपका सवाल सही होना चाहिए, मेरा उद्देश्य यह है। इसके बाद से जिन जिन लोगों का मैंने नाम बताया है कि राज्य का अध्ययन करने वाले लोग या राज्य
राजनीति को राज्य का अध्ययन मानने वाले लोग जो लोग हैं उनकी सबकी परिभाषाएं आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। और ये सारी परिभाषाएं आपकी प्रैक्टिस क्लास में जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, तो ये सारी परिभाषाएं वहां भी आप लोगों को मिलेंगी। इन सारे स्टेटमेंट को आप लोग लिखिएगा। चलिए तस्लीम जी, बिल्कुल यदि ऐसी कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, जल्द स्वस्थ हो जाएं आप। चलिए, वैसे ही गैरिस महोदय की परिभाषा है, अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यदि आप लोग कहेंगे तो एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करूंगा। मैं आप लोगों के लिए इसको पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा आप लोगों के एप्लीकेशन पे, वहां से आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। आप लोगों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। सबके स्टेटमेंट लाइन से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। आपके गैरिस का स्टेटमेंट लिखा है, आपके गार्नर के अनुसार जो है राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गैटल के अनुसार राजनीति शास्त्र राज्य के मूलभूत शासन और भविष्य, इनका स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है। ये सारे स्टेटमेंट आप अपने नोट्स के दूसरे पार्ट में, अपनी कॉपी के दूसरे हिस्से में सारे स्टेटमेंट चैप्टर वाइज लिखेंगे और ये सारे मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं भैया दूसरे पे। दूसरा हमारा जो है वह है उन लोगों का जो लोग ये मानते हैं कि सरकार का अध्ययन है। इसमें नाम आता है, किसका किसका नाम आता है भैया? तो दूसरा जो आपका चार्ट का जो दूसरा टेबल था उसमें आपको पाल जैनेट, लेकाक, सीले जैसे विद्वानों का नाम लिखना है कि आपके पाल जैनेट जो है या लिकाक जो है और सीले जो हैं, ये लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो किसका अध्ययन है? सरकार का अध्ययन है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे और आप लोग इनके सारे स्टेटमेंट में आप लोगों को मैंने दे रखा है पीडीएफ में, वो पीडीएफ में से आप लोग पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे। क्लियर है? पाल जैनेट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग है जिसे राज्य के आधार तथा शासन के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक्सप्लेन स्टेटमेंट को मैं आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में कर दूंगा, आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन में कर दूंगा। वैसे ही आपको आना है अपने तीसरे पे, यानी तीसरा पार्ट क्या है भैया? वे लोग, उन लोगों का समूह जो लोग राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में देखते हैं। उसमें आपके जो है वो कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के नाम आते हैं। इसमें भी कौन कौन है भैया? आपके गिलक्राइस्ट महोदय हैं, इसमें भी आपके पाल जैनेट का नाम आता है, इसमें आपके डिमाक महोदय का नाम आता है। ये कुछ प्रमुख विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो इसको आप लोग जो है वहीं एरो के नीचे नोट करेंगे। वहां पे स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं। वहां पे सिर्फ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने पूरे सिलेबस का एक फ्रेम बना लीजिए, और जैसे ही आप एक फ्रेम बना लेंगे और वो फ्रेम आपके दिमाग में बैठ गया, मैं गारंटी देता हूं कि आपको सवाल नहीं पता रहेगा, उसके बाद भी आप सही करके आएंगे, क्योंकि आपको क्लासिफाई करने का जो है वो तरीका पता रहेगा। आपको छांटने आएगा कि अच्छा इसमें जो है वो राजनीति और सरकार दोनों की बात की जा रही है, तो राजनीति और सरकार दोनों के समर्थक कौन कौन है भैया? तो फला फला है। अच्छा, इस स्टेट में सिर्फ राज्य की बात की जा रही है, अच्छा तो इसमें फला फला थे और विकल्प में सिर्फ एक व्यक्ति दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट न याद होते हुए भी आप उस सवाल को सही करके आएंगे, ये मेरा दावा है। सब कुछ परीक्षा में याद हो ये जरूरी नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं, चाहे यूपीपीसीएस मैंने क्वालिफाई किया हो, प्री मेंस मैंने दिया हो, या यूपीएससी का जो है वो मैंने मेंस दिया है, तो उन सारी परीक्षाओं में जितने भी सवाल आए थे वो सारे सवाल मुझे आते नहीं थे। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता था तो कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के साथ साथ जो है मैं सारे सवालों को, यानी मैक्सिमम सवाल जो मुझे सेलेक्ट होने के लिए चाहिए थे उतना मैं कंप्लीट कर लेता था। और ये मेरा मानना है कि यदि ये आप कर लेंगे तो आपका भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी स्पीड मेरी कम हो सकती है, मैं थोड़ा धीरे धीरे आप लोगों को लेके चल सकता हूँ। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर जो है वो पैसा बनाने के लिए जो है वो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं, लेकिन भैया मैं सुपरमैन नहीं हूं। और मैं आपको एक चीज आज बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है जब मैंने YouTube छोड़ दिया है तो कि मैं पैसा बनाने के लिए ये कार्य कर रहा हूं। मैं पैसा बनाने के लिए ये कार्य नहीं कर रहा हूं, आप लोगों से 200 रुपए ले रहा हूं, और जो ये पीपीटी जो व्यक्ति तैयार करता है उसको मैं पर महीने 10,000 रुपए मुझे देना होता है। जो पीपीटी तैयार करता है, जो आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करता है, या मेरी क्लास का सारा सेटअप जो व्यक्ति करता है, उसको 10,000 रुपए मैं देता हूं। मैं 2,000 रुपए ब्रॉडबैंड का देता हूं। मैं कम से कम हर महीने 5 से 7,000 रुपए जो है वो मैं पे करता हूं बिजली का बिल, माफ करेंगे बिजली का बिल कह रहा हूं,
5 से 7 हजार रुपए मेरा इंस्टीट्यूशन को चलाने का अन्यत्र खर्च है और 2,000 के आसपास मेरा बिजली का बिल है। आप लोग खुद से आप काउंट कर लीजिए, यदि मैं आप लोगों से पैसा लेना होता तो आप लोग कितने लोग हैं मेरे बैच में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का इतना खर्चा है और पढ़ा क्यों रहे हैं। तो भैया मैं कम से कम 10 जगहों पे पढ़ाता हूँ। पैसे का मेरे पास वो ऐसा नहीं है कि मेरे सर्वाइवल की कंडीशन है, लेकिन जहां कहीं भी मैं पढ़ाता हूं, मेरा कहीं पर भी जिन भी संस्थानों में मैं पढ़ाता हूं, मेरा बनता नहीं है लोगों के साथ। बनता क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों का कहना यह है, मैनेजमेंट का, जिस कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं जिस भी मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हूं, उन लोगों का कहना यह है कि 30 क्लास में आप या 40 क्लास में आप अपना सिलेबस खत्म कर दीजिए। मैं 30 क्लास में सिलेबस खत्म कर सकता हूं, लेकिन 30 क्लास में जब मैं सिलेबस खत्म कर पाऊंगा तो उस बच्चे को यह नहीं बता पाऊंगा कि बच्चे तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, और ये चीटिंग मुझसे हो नहीं पाता है। लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, जहां पे मैं अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करने का प्रयास करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, पहली चीज ये समझ लीजिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। और जिस दिन आप पढ़ना सीख गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी के पढ़ाने से आपका सिलेक्शन होता तो आज के डेट में भारत में बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, ओझा जी हैं, दिव्य कीर्ति जी हैं, आपके बहुत सारे दिल्ली में टीचर हैं, इलाहाबाद में टीचर हैं। उन लोगों से पढ़ने वाले लोग सारे के सारे सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन सारे के सारे सेलेक्टेड लोग नहीं है उन लोगों से पढ़ने वाले। ऐसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जिन लोगों ने कोचिंग किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने का तरीका पता है। तो वो तरीका मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो भैया ये आपका काम हो गया एक। चलें, अब किसकी बारी है? अब तीसरा हमारा पार्ट है उन लोगों का जो लोग ये मानते हैं कि राज्य सरकार और व्यक्ति का अध्ययन है राजनीति विज्ञान। ठीक है, इसमें जो प्रमुख नाम आता है भैया, इसमें नाम आता है 2 विद्वानों का, और वो 2 विद्वान कौन कौन से हैं? एक है भैया आपके लास्की, जिन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्य से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। अब जब मनुष्य के, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने जो है ये बात कर दी। एक है आपके हरमन हेलर, ये कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का निर्धारण व्यक्ति संबंधी मूलभूत पूर्व मान्यताओं द्वारा निर्धारित होता है, या मान्यताओं द्वारा, क्या लिखा है भैया, इसको टाइमर को मुझे हटाना पड़ेगा, मान्यताओं द्वारा होता है। तो ये चार्ट एक आपका बन गया। अब इस चार्ट से आपको एक चीज पता हो गई कि परंपरागत अवधारणा में राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अवधारणा है, इस अवधारणा के अंतर्गत मुझे कितने विद्वानों का नाम याद करना है। टोटल 8-10 विद्वान हैं। किस किस वर्ग में कौन कौन से विद्वान आते हैं? कौन राज्य को मानने वाला है, कौन सरकार को मानने वाला है, कौन राज्य और सरकार दोनों को मानने वाला है, कौन राज्य सरकार और आपके व्यक्ति को मानने वाला है। उसके बाद आ गया आपका स्टेटमेंट जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। अब इस चैप्टर से या इस टॉपिक से एक सवाल भी गलत हो जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, उसका दोष आप मुझे दे दीजिएगा। अब आते हैं, ये एक छोटा सा ब्रीफ था आप लोगों के लिए, रोज एक एक टॉपिक कवर करूंगा, छोटा छोटा करूंगा जिससे आप लोगों को हो। और अब हम लोग आएंगे अपने सवालों पे। आप लोग आ जाइए भैया। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है आपको बताना है। अब वही पैटर्न जो हम पुराने जिस पैटर्न पे जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही अब फिर से जो है इस पे चलेंगे और अपने सवालों को करने का प्रयास करेंगे। उत्तर आप लोग अब तेजी से करेंगे। चलें, चलिए, तो इसमें आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो डी विकल्प के लिए आ रहा है। यूनानी नगर राज्य का जो आधुनिक नाम है वो क्या है भैया? राज्य। यूनानी नगर राज्य की हम लोग बात करेंगे तो उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था, कई बार इसकी जगह पे आपको सिटी स्टेट भी लिखा हुआ दे सकता है, तो आप बिल्कुल भी इसको लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। इस राज्य शब्द के प्रयोग की बात करेंगे कि राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले, चूंकि यहाँ पे तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम पूछा है ना आपसे, तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम दिया किसने था? तो आप लोग ध्यान रखिए भैया कि इसके लिए एक विद्वान है जिनको आप जो है किसके नाम से जानते हैं? मैकियावेली के नाम से। और मैकियावेली महोदय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे, जब अपना नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में सिर्फ आपको लिखना है राज्य, ये एक शब्द लिखेंगे, उसके नीचे एरो बना के मैकियावेली लिखेंगे, उसके नीचे एरो बना के द प्रिंस लिखेंगे, और आप वहीं पे
आपका काम खत्म हो गया कि द प्रिंस में जो है वो आधुनिक राज्य का जो है वो प्रयोग किया गया था, या राज्य शब्द का प्रयोग जो है वो द प्रिंस में मैकियावेली महोदय ने किया है। 60 नोट्स आप बनाएंगे, आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग डी विकल्प की बात करेंगे। बाकी इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो है आपको या तो सिटी स्टेट मिलेगा, माफ करेंगे, यूनानी नगर का आपको अंग्रेजी रूपांतरण सिटी स्टेट मिल सकता है, यूनानी स्टेट मिल सकता है, और राज्य का जब भी प्रयोग होगा तो द स्टेट का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, द प्रिंस में आपके मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है शहर राज्य, वह यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन ग्रीस, प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। भैया तेजी से उत्तर करिए, उत्तर तेजी से करेंगे। शहर राज्य वह शब्द है सामान्यतः इससे संबंधित है, किससे संबंधित है भैया शहर राज्य? चलिए, तो रमेश कुमार जी का उत्तर आ गया है भैया बी विकल्प के लिए, प्राचीन ग्रीस के लिए। तो जो लोग इसमें प्राचीन ग्रीस की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन ग्रीस में जो है वो शहर राज्य, शहर राज्य का संबंध जो है वो प्राचीन ग्रीस से है। तो भैया यही तो मैं कह रहा था आपको, सिटी स्टेट, CITY, अब ये लिखना मेरा नहीं बन पा रहा है तो आप लोग ध्यान रखिए, इसी को मैं शहर राज्य को ही तो सिटी स्टेट कह रहा था। तो ये शहर राज्य, सिटी स्टेट, यूनानी राज्य, नगर राज्य, ये सारे शब्द एक ही हैं, आपको बस ध्यान रखना है। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अब तेजी से प्रश्नों की तरफ चलेंगे। अगला दिया हुआ है पोलिस शब्द का मतलब निम्न में से क्या है? देश, राज्य, शहर राज्य या गांव? उत्तर तेजी से करिए। पोलिस शब्द का मतलब क्या है? एक छोटे से एक लाइन जो है सिर्फ किताब में आपके लिखा हुआ है, मैंने वो आपको दिखाया था, जो पहला स्लाइड था जिसमें पोलिस का जो है उल्लेख किया गया था। अब आप यहां से समझिए और सीखिए कि एक लाइन लिखी हुई है जो किताब में, उससे कितने तरह के प्रश्न बनाए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को मैं बार बार इसीलिए करा रहा हूं कि आप डायमेंशन समझ पाए कि प्रश्न को कैसे उलझाया जाता है। तो भैया पोलिस का, अभी जब मैं वहां पे आप लोगों को बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य, ठीक है। वहां पे तो मैंने कहा था कि इसका अर्थ नगर राज्य होता है, किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे तो उसका नगर राज्य होता है। लेकिन ग्रीस में इसको जो है भैया क्या कहा जा रहा था? सिटी स्टेट कहा जा रहा था। मैंने वहां पे कहा था कि जो नगर राज्य है वही सिटी स्टेट भी है, और सिटी स्टेट का हिंदी रूपांतरण है आपका शहर राज्य। इस प्रश्न में गलती से लोग चुनाव क्या कर लेंगे? राज्य का, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। पोलिस शब्द का जो मतलब है वह है भैया आपका सिटी स्टेट, नगर राज्य या शहर राज्य। तीन नाम आपको जो है वो रटने हैं। क्लियर है भैया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लातिनी शब्द है या जर्मन शब्द है? तेजी से उत्तर करिए। चले, चले यहाँ पे बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया। तो भैया ये यूनानी भाषा का शब्द है, और क्षमा चाहता हूं शुरू में जब मैं कहीं पर लैटिन भाषा मैंने बोल दी थी कि लैटिन का शब्द है, लैटिन का शब्द नहीं है। या तो आपको मिलेगा यूनानी या आपको मिलेगा ग्रीक। दो नाम, दो शब्द मिल सकते हैं आपको, एक है भैया ग्रीक और दूसरा है यूनानी। तो दोनों आपको जो मिले, पोलिश जो है ये आपके यूनानी भाषा का या ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी और ग्रीक जो है एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो आपका ये बी विकल्प जो होगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लैटिन का शब्द मैंने गलती से बोल दिया था, क्षमा करिएगा आप लोग मुझे इस बात के लिए। चलिए, और इसका अर्थ क्या है भैया इस पोलिस का? नगर राज्य, सिटी स्टेट या यूनानी नगर?
जी मैंने बोल दिया था, मुझे ध्यान आ गया, इतना ब्रेन मेरा सोया नहीं रहता है। अभी जब मैंने प्रश्न देखा तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैंने वहां पर लैटिन बोल दिया था, तो उसके लिए क्षमा। क्या करें भैया बताइए, डूब मरे चुल्लू भर पानी में कि मुंह से निकल गया गलती हो गई। निम्नलिखित को निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। किसको जो है ग्रीक नगर राज्य का नागरिक माना जाता था, आप लोग बताएंगे? मैजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी या राजनीतिक विचारक? जो आपका ग्रीक नगर था, जिसे आप लोग सिटी स्टेट कह रहे थे या जिसे आप लोग नगर राज्य कह रहे थे, इसका नागरिक कौन होगा? किसी एक भी एक आपके विचारक हैं जिन्होंने बताया है, चलिए आप लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, यूनानी परंपरा के जितने भी विचारक हैं वे ये मानते हैं कि ग्रीक नगर राज्यों में वही लोग रहेंगे या उनको उन्हीं लोगों को नागरिकता जो है ग्रीक राज्यों की मिल सकती है, नगर राज्यों की, जो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी हों। यदि आप स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी हैं, तभी आपको जो है क्या मिलेगी, आपको ग्रीक नगर राज्यों की स्वतंत्रता मिलेगी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आसान सा प्रश्न है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। आप परिभाषा किसने दी है? गार्नर, लास्की, गिलक्राइस्ट और पाल जैनेट। अब भैया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अब इस स्टेटमेंट को मान लीजिए आपको याद नहीं है कि यह स्टेटमेंट किसका है। पहली चीज कि आपको ये जो है याद नहीं है। अब याद नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको याद क्या है? तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है। क्लासिफिकेशन यदि आपको याद है तो इस स्टेटमेंट को पकड़िए, पढ़ के समझने का प्रयास करिए कि ये किस वर्ग का स्टेटमेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों, यानी राज्य और सरकार दोनों का समर्थन करने वाले किसी एक विचारक का होगा। तो राज्य और सरकार दोनों का समर्थन करने वाले विचारक इसमें से कौन है? आपके पाल जैनेट महोदय हैं। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपको है कि किसने सभी सामाजिक संस्थाओं को सबसे शक्तिशाली माना है? राज्य किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज या न्यायतंत्र? तेजी से उत्तर करिएगा। उत्तर तेजी से करें। चलें, चलिए, तो ये विकल्प के लिए सबसे शक्तिशाली संस्था जो है भैया राज्य है। यहाँ पे पहले से मार्क लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ए विकल्प के साथ आप जाएंगे। सबसे शक्तिशाली संस्था जो है वो माना गया है किसको? राज्य को। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब ये राज्य अस्तित्व में रहेगा या राज्य जब शक्तिशाली होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कई बार देखने में लग सकता है कि भैया राष्ट्र दिया है, राज्य कैसे चुन ले। तो ये राज्य का बाई प्रोडक्ट है राष्ट्र। पहले ये विकसित होगा, शक्तिशाली होगा, तभी इसका निर्माण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आगे मैं आपको आगे जब टॉपिक में बढ़ूंगा तो वहां पे आपको स्टेट और नेशन में अंतर बताऊंगा, राज्य और राष्ट्र में अंतर बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दिया है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स और ऑस्टिन में से किसी एक को चुनिए। तेजी से उत्तर करिएगा कि कौन है जो नागरिकता नहीं देना चाहता है या नागरिकता की अवधारणा से गुलामों को बाहर रखना चाहता है। उत्तर तेजी से करेंगे। यहाँ पे भैया अरस्तु महोदय हैं। चलिए, उत्तर तेजी से आना चाहिए। चले, तो यदि हम बी विकल्प की बात करें तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? यदि हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु उन
ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है वो नागरिकता नहीं देना चाहता है जो राज्य की गतिविधियों में या राजनीतिक गतिविधियों में जो अपनी भूमिका नहीं निभा सकता। ज्योति जी कह रही हैं सर कमेंट पे मेरा नाम नहीं शो हो रहा। ज्योति जी मुझे आप सभी लोगों का नाम शो हो रहा है, आप लोगों को नहीं हो रहा होगा। तो भैया अरस्तु महोदय जो है ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के समर्थन में नहीं थे जो राज्य की गतिविधियों में या राजनीतिक गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे सकता है, जिसमें गुलाम भी आते हैं, वृद्ध भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, पागल दिवालिया भी आते हैं। ऐसे लोगों को यह कहता है कि मैं नागरिकता नहीं दूंगा। तो उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग उत्तर करेंगे। राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। चलें तो इसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की बात करेंगे। तो मैंने आपको अभी सिर्फ जो है वो परंपरागत अवधारणा बताई है। राकेश जी कह रहे हैं स्क्रीन पर नाम, चलिए ठीक है, शो हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं। नॉलेज आप लोगों तक पहुंच रही है, प्रश्न आप लोगों तक पहुंच रहा है ना, बाकी कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ आपसे परंपरागत अवधारणा की बात की है, अभी आगे आधुनिक अवधारणा की बात करेंगे। परंपरागत अवधारणा कहाँ तक सीमित थी? राज्य और सरकार प्लस व्यक्ति। लेकिन जो आधुनिक अवधारणा है उसमें मूल्यों का समावेश होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आपने यदि पढ़ा हो तो जो आधुनिक अवधारणा है राजनीति विज्ञान की, वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो है वो क्या होती है, परिवर्तित होती है। और इसमें जो है वैल्यूज को, मूल्य को जो है स्थान दिया जाता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को और राजनीतिक दलों को जो है वो राजनीति के अंतर्गत जो है वो समाहित कर लिया जाता है। और परंपरागत अवधारणा में राजनीति का विषय सिर्फ 3 था। आपको कौन कौन सा? राज्य था, सरकार था और व्यक्ति थी। और अब चूंकि 3 वर्ग में ये इन्हीं तीनों को मिला के जो है वो अलग अलग वर्ग बने हैं। एक वर्ग जो है वो सिर्फ राज्य को मानता है, दूसरा वर्ग सिर्फ जो है वो सरकार को मानता है, तीसरा वर्ग राज्य और सरकार दोनों को मानता है, और चौथा वर्ग जो है वो सिर्फ किसको मानता है? राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों को मान लेता है। तो इन्हीं तीनों से मिलकर बना था। लेकिन आधुनिक अवधारणा में कौन कौन सा नया मूल्य शामिल हुआ? कौन कौन सा कंपोनेंट शामिल हो गया? मूल्य, निर्णय निर्माण और आपके पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। तो आप लोग इसमें जो है डी विकल्प का चुनाव करिएगा, कल बात करूंगा। चलें आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? आपको बताना है। लोक जीवन, राज्य, सरकार और विविध निर्माण। जी बिल्कुल, आप लोगों का नाम नहीं दिखेगा, मुझे आप सभी लोगों का नाम दिखेगा जब आप लोग, वीरेंद्र जी कमेंट कर रहे हैं कि हमें अपना नाम नहीं दिखेगा। आपको अपना नाम नहीं दिखेगा, आपको अपना कमेंट दिखेगा। नाम होम को लेके परेशान ना होइए। राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र क्या है भैया? चलिए तेजी से। चले भैया, तो यदि हम बात करें आधुनिक उपागम की तो कल आधुनिक उपागम पे भी मैं आपसे बात करूंगा। अब एक ही क्लास में सारे उपागम को तो मैं आपको नहीं बता सकता। तो भैया ये समझिए कि जो आपका पारंपरिक उपागम था उसमें जो है वो सिर्फ व्यक्ति को शामिल किया गया था, व्यक्ति के मूल्यों को, उसके क्रियाकलापों को शामिल नहीं किया गया था। आधुनिक उपागम जो है वो व्यक्ति के वैल्यूज को, उसके क्रियाकलापों को शामिल कर लिया जाता है। और ये पूरा का पूरा उपागम जो है वो डिपेंड हो जाता है किसके? लोक जीवन पे। यानी राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम जो है वह किसको केंद्र बिंदु में रखता है? मानवीय जीवन, सामाजिक जीवन या लोक जीवन को। आपका उत्तर इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? आपको दिया है शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तेजी से उत्तर करिए। इन सारी चीजों पे बात करूंगा मैं।
कौन जो है वो शक्ति अध्ययन की बात करता है, कौन अनुशासनात्मक अध्ययन की बात करता है, मूल्य प्रधान अध्ययन की बात करता है, मानवीय क्रियाओं की बात करता है। प्रश्न के रूप में आप लोग जरूर इनको देख लें और इसका शार्ट नोट्स मैं बनवाऊंगा आप लोगों को, आप लोग उसके लिए एकदम निश्चिंत रहेंगे। चलिए तेजी से करिए, एक एक लोग कम होते जा रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बोरिंग क्लास हो गई है। वीरेंद्र जी, प्रमोद जी, राकेश जी, नीलाभ जी, क्लास बहुत बोरिंग हो गई है क्या कि लोग निकलते जा रहे हैं धीरे धीरे? चले चलिए भैया, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है। चलिए, तो मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं है भैया। सी विकल्प आपका जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। वैल्यूज प्रधान अध्ययन जो है ये नहीं करता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही है। आगे पढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है वो, अच्छा राकेश जी कह रहे हैं कि बोरिंग हो गई है, धीरज जी कह रहे हैं नहीं, कृति जी कह रही हैं नहीं। चलें तेज कर देते हैं। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, पूर्ण विज्ञान या समाज विज्ञान? तेजी से उत्तर करिए। चलें उत्तर तेजी से करेंगे। चलिए, तो बात करेंगे भैया, राजनीति विज्ञान जो है वो समाज विज्ञान का एक अंग हुआ करता था। समाज विज्ञान के जो है के अंतर्गत आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एकेडमिक लेवल पे 12th तक जो है वो सोशल साइंस पढ़ते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। और उस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आज भी जो है वो राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आता है। तो इसे जो है वो राजनीति विज्ञान इसी की एक शाखा के रूप में जो है वो विकसित हुआ था। राजनीति विज्ञान पहले जो है वो सामाजिक विज्ञान से निकला। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो दर्शन से हुई थी। अभी आगे प्रश्न आएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन सा वह इसमें से विचारक है जो ये मानता है कि राजनीतिक विकास की अवधारणाएं जो है वो राजनीति शास्त्र के रूप में परिवर्तित हुई हैं, या जो आज राजनीति विज्ञान है वह उनकी अवधारणाओं के विकसित होने की वजह से आज राजनीति विज्ञान अस्तित्व में है। ऐसा कौन मानता है? आपको इल्चमैन, रुडोल्फ, लासवेल, चलिए गोल्ड हैमर दिया है, किसी एक को चुन लीजिए। चलें, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो इल्चमैन की बात करेंगे तो भैया इल्चमैन जो है वो राजनीतिक विकास की बात करते हैं। यहीं पे इसमें जो है सब लोग, आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, कर लीजिएगा अपने नोट्स में जब नोट्स बनाइएगा। तो इल्चमैन बात करते हैं राजनीतिक विकास की। इसके बाद यदि हम बात करेंगे आपके रुडोल्फ की, तो रुडोल्फ महोदय बात करते हैं किसके? या प्रशासनिक चिंतन की बात करते हैं, या प्रशासनिक चिंतन से संबंधित हैं। यदि हम लासवेल की बात करेंगे तो यह शक्ति से संबंधित हैं। और यदि हम गोल्ड हैमर की बात करते हैं तो यह एक अनुवादक हैं या एक ट्रांसलेटर हैं। तो आपके इल्चमैन जो है राजनीतिक विकास की बात करते हैं, रुडोल्फ जो है वो प्रशासनिक चिंतन की के क्षेत्र में इनका अध्ययन रहा है, लासवेल जो है वो शक्ति के संदर्भ में अपनी बात करते हैं। तो उत्तर आपका इसमें इल्चमैन के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? चलिए बताइए, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? चलें तेजी से उत्तर करिए, तेजी से उत्तर करिएगा।
अब संतोष जी बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर मुझे जोड़ा नहीं गया क्या, मैं जबकि उनको जोड़ चुका हूँ क्लास में। चलें, तो सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है, तो भैया दर्शन सबसे पुराना है जो है आपका दर्शन, क्योंकि दर्शन जो है किससे संबंधित है, आपकी सोच से। तो जब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था तो कम से कम सबसे पहले सोच तो सकता था, समझ सकता था, किसी वस्तु के बारे में अपना कोई जो है वो विजन रखता था, उसी से दर्शन विकसित हुआ। तो यह सबसे जो है पुराना हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के समर्थक के रूप में किसको देखा जाता है, चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल और उपयुक्त सभी चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। और भैया सीधे से आप इसमें जो है, आप सभी को पता है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतन का विकास जो है मेरियम, डेविड स्टर्न और लासवेल के मिले जुले प्रयासों से हुआ है, जिसमें अग्रणी भूमिका इन दोनों लोगों की थी। तो उपयुक्त सभी विकल्प आपका जो होगा इसमें सही हो जाएगा। जो लोग इसमें डी विकल्प के साथ जाएंगे, सारे लोग जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन के समर्थक हैं। आगे बढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। अब इसमें भी जो है वो किसकी बात की जा रही है, राज्य और सरकार, ऐसे वर्ग के लोगों का की बात की जा रही है जिसमें आपको दोनों मिल जाए, राज्य और सरकार के समर्थक जो लोग हैं उनकी बात। तो कौन है भैया इसमें से, गार्नर, डिमार्क, गिलक्राइस्ट और सीले। तेजी से उत्तर करिए। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग दिमाग की बात करेंगे, दिमाग महोदय जो है वो आपके राज्य और सरकार, राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वो राज्य और सरकार से संबंधित अध्ययन मानते हैं। और इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध उसके साधन सरकार से है, राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। बी विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है। कोकर, सेवाइन, गार्नर और अरस्तु में से किसी एक को चुन लीजिए। तेजी से उत्तर कर दीजिए। चलें, तेजी से उत्तर करिए। तो इसमें सिर्फ किसकी बात की जा रही है, सिर्फ आपके जो है वो राज्य की बात की जा रही है। इतनी बार इन लोगों के नाम आएंगे कि आपको याद हो जाएगा, यदि हर बार ये ध्यान रख के आइडेंटिफाई करके आप पढ़ें। तो भैया यदि हम बात करें सिर्फ राज्य की, तो इस अवधारणा के समर्थक थे कौन, गार्नर महोदय। तो स्टेटमेंट किसका होगा, गार्नर का, राजनीति शास्त्र का राज्य के राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही इसका अंत होता है, ऐसा मानना है आपके गार्नर महोदय का। आगे बढ़ चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, किसकी उक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। तेजी से उत्तर करिए। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। लास्की, गार्नर, सेवाइन और माउंटबेटन में से किसी एक को चुनिए। फिर वही प्रश्न आ गया, सिर्फ इसमें किसकी बात की जा रही है, आदि और अंत की बात। एक ही स्टेटमेंट को घुमा के पूछा गया है, जानबूझ के ये मैंने रिपीट किया है। कभी फिर से ये रिपीट होगा एक बार। राजनीति शास्त्र जो है वो, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ राज्य के साथ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। राजनीति शास्त्र का आदि और अंत जो है वो राज्य के साथ होता है। स्टेटमेंट एक ही है गार्नर महोदय का, बी विकल्प, उसको भाषा बदल दी गई है। अगला चलेंगे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक की है, गार्नर, सीले, गैटेल और गिलक्राइस्ट। चलिए तेजी से उत्तर करिए। चले तेजी से करिए। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार दोनों को मानने वाले भैया, तो भैया गिलक्राइस्ट हो जाएंगे ना, गिलक्राइस्ट महोदय राज्य और सरकार दोनों को मानते हैं। तो उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। राजनीति विज्ञान को शक्ति विज्ञान किसने कहा था, आपको बेंटले, लीकॉक, कैटलिन और लास्की दिया हुआ है, शक्ति विज्ञान। चलिए, राजनीति जो है वो शक्ति का विज्ञान है, ऐसा कौन मानता है, बेंटले, लीकॉक, कैटलिन और लास्की। चलें तेजी से उत्तर करिएगा।
चलें, तो यदि हम कैटलिन की बात करें तो कैटलिन महोदय जो है वो राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। और भैया ध्यान रखिएगा, ये कहते हैं कि इसमें यह नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार की जो है वो शक्ति का प्रयोग कर सकता है राज्य। ध्यान रखिएगा, शक्ति जो है वो नैतिक और अनैतिक के पैरामीटर से परिपेक्ष है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि कभी आपसे पूछ लिया गया कि कैटलिन ने शक्ति की तो बात की है, लेकिन नैतिक शक्ति की बात की है, अनैतिक शक्ति की बात की है, या दोनों की बात की है, तो ध्यान रखिएगा दोनों की बात की है। कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नैतिक कार्य कर रहे हैं कि अनैतिक कार्य कर रहे हैं। सी विकल्प जो होगा वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों कि राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। 158 देशों के संविधान का जो है इन्होंने अध्ययन किया था, और राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान से या राजनीति विज्ञान को जो है पृथक एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास का कार्य जो है वो आपके अरस्तु महोदय ने ही किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आसान सा प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। आपको बताऊंगा जब राज्य पे आऊंगा। तो राज्य के जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं भैया? आपका जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। ये 4 राज्य के जो है वो अंग माने गए हैं, जिसमें से एक विचारकों का एक वर्ग है जो ये मानता है कि जो भूभाग है वह राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है या महत्वपूर्ण अंग नहीं है। चलिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 महत्वपूर्ण अंग हैं राज्य के। 4 कंपोनेंट हैं, 4 जो है वो इसके पार्ट हैं। इन्हीं से जो है वो मिलके राज्य बनता है। इसमें से एक विचारक का चुनाव करना है। भैया आप लोग सीले का चुनाव कर रहे हैं, और यहीं पे एक लाइन में आप लोग लिखेंगे अपने नोट्स में। यदि आप लोग लेके बैठे हैं तो लिख भी लीजिए, तुरंत जो मैं बताता हूं उसको नोट डाउन कर लिया करिए। सीले के साथ कुछ और विद्वान हैं जो मानते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य का महत्वपूर्ण अंग जो है वह भूभाग नहीं है, या भूभाग राज्य के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। कौन कौन से हैं भैया? सीले के अलावा डिग्विट हैं, हाल हैं, द्विग्वी हैं और विलोबी हैं। कौन कौन भैया? डिग्विट, हाल, विलोबी और आपके जो है वो डिग्विट और डुगवी, दोनों लोग हैं। डिग्विट और डुगवी दोनों विचारक जो हैं ये मानते हैं, दोनों के नाम को लेके कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। डिग्विट, ड्यूगवी, विलोबी, सीले ये और आपके हॉल, ये सभी लोग जो है मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो आपका राज्य के लिए जो है वो भूभाग आवश्यक तत्व नहीं है। तो चारों के नाम एक जगह पे लिख लीजिए, फ्यूचर में कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? तेजी से उत्तर करेंगे। कई बार करा चुका हूं, 20 बार आप लोगों ने यदि नियमित रूप से मेरा सेशन देखा हो तो। एक जर्मन फिलोसोफर हैं हीगल, आदर्शवादी चिंतक हैं, और ये मानते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। अब इसके लिए जो है दोस्तों आप लोग इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आदर्शवाद पे जब मैं आऊंगा तो इनकी इस अवधारणा का कारण बताऊंगा क्यों ये मानते हैं कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसलिए मानते हैं, छोटा सा ब्रीफ ले ही लीजिए आप लोग, क्योंकि आदर्शवादी जो चिंतक हैं वो चेतना के विकास से जो है वो राज्य का विकास मानते हैं, और चेतना जो है वो किससे जुड़ी है? ईश्वर से जुड़ी हुई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आदर्शवाद पे आऊंगा तो आदर्शवाद को अच्छे से बताऊंगा। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा था? कौन सा वो विद्वान है भैया जो समाज को कह रहा है कि ईंट है और राज्य जो है वो सीमेंट है? यानी समाज जो है वो सीमेंट के माध्यम से जुड़ के, यानी सीमेंट से जो है वो जुड़ता है। चलिए, आशीर्वादम, गिलक्रिस्ट, गैटेल और गार्नर में से एक को चुन लीजिए। हाँ। चलें, तो इसको ध्यान रखिएगा। समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा था आपके भारतीय राजनीतिक चिंतक आशीर्वादम ने। जो लोग ए विकल्प की बात करेंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। आशीर्वादम महोदय जो है समाज को ईंट कहते हैं और राज्य को सीमेंट कहते हैं। यानी 2 समाजों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? राज्य रूपी सीमेंट का प्रयोग किया गया है, ऐसा मानना है आशीर्वादम का।
ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी स्वरूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त होती है। परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल और गैटिल में से किसी एक को चुनिए। चलें तेजी से उत्तर करिए। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो या सत्ता मिली हुई हो। गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल और गैटिल में से एक को चुन लीजिए, तेजी से चुनिए। चलें चलें, तो जो लोग इसमें रॉबर्ट डहल की बात कर रहे हैं, ज्योति जी का उत्तर आ रहा है, राकेश जी का उत्तर आ रहा है सी विकल्प के लिए। चलिए अखिलेश जी का उत्तर, तो जो लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब नहीं आएगा। 10:30 बज चुके हैं और इसी के साथ आज मात्र मैंने 25 प्रश्न आप लोगों के लिए रखे थे और 25 प्रश्नों के साथ एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों का रखा था जो था आपका परंपरागत राजनीति विज्ञान। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने के लिए आपको बताया है, उस डायग्राम को उम्मीद मैं करूंगा कि आज की क्लास का मात्र एक डायग्राम है और वो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का। और अपने नोट्स में आज के लिए मात्र एक डायग्राम बनाएंगे, एक आपके पार्ट का एक डायग्राम बनेगा और वो डायग्राम आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हमेशा मदद करेगा। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये काम कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग जो है एक बार अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 2 मिनट और आप लोगों के साथ रहूंगा कि आज की क्लास आप लोगों को लगी कैसी, क्लास को ऐसे आप लोग चाहते हैं, आप लोगों को इससे लाभ होगा या नहीं होगा, अपना विचार जरूर एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक के अनुसार ही मुझे आगे जो है वो कार्य करने का वो मोटिवेशन मिलेगा। और एक चीज और मैं आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आप लोग अपनी संख्या देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने दोस्तों अपने मित्रों को भी, कुछ लोगों को और आप लोग अपने स्तर से भी जोड़ने का प्रयास करिए। संख्या को 100 तक आप लोग ले चलिए कि कम से कम जो थोड़ा सा मेरा बर्डन है जो मैं अपनी जेब से जो खर्च कर रहा हूँ वो आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर देंगे, थोड़ा कुछ अपने दोस्तों मित्रों को सेशन के साथ जोड़ देंगे। आप लोग 50 लोग हैं, यदि एक एक लोगों को जोड़ेंगे तो 100 की संख्या आराम से हो जाएगी। तो मेरे ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा जो है बर्डन कम आएगा। चलें, तो उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका जो है वो पसंद आया होगा। बाकी आप